हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा 2023 की कंप्लीट तैयारी के लिए अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दी गई घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लासें मिल पाएँ। दोस्तों, कम पढ़ कर के भी 90+ अंक कैसे लाने हैं, क्या पढ़ना है, पहली क्लास में मैंने सब बताया हुआ है, टॉपिक्स बताए हैं। उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिए, चाहे आप ल्यूशन से पढ़ें या किसी अन्य बुक से पढ़ें, उन टॉपिक्स को आप ज़रूर अच्छे से कवर कर लीजिए। कितने कितने क्वेश्चन आने हैं उन टॉपिक से वो भी मैंने बताया हुआ है। कैसा पेपर आता है, डेली आपको एक फुल पेपर मैं करवाता हूँ। दोस्तों, 17 अगस्त की स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास को लाइक ज़रूर किया करें, आप सभी लोग शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ में जो लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, पेट की तैयारी में आप जब 100% तैयारी करेंगे, 100% तैयारी करेंगे देन तभी आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। और बहुत ज़रूरी है, अगर आप पेट के एग्ज़ाम में जो ये आपका प्रारंभिक आहारता परीक्षा है, इसमें अगर आप अच्छे स्कोर गेन करते हैं तो यूपी से आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो सभी लोगों से यही कहना है भाई कि अच्छे से क्लास को लीजिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लें। सभी की क्लास 10 बजे रहती मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस बार आने की संभावना है। निम्न में कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निरंजना नदी के किनारे स्थित है? तो बोध गया, ठीक है, बोध गया यहाँ पर करेंगे। इसे फाल्गु नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, दूसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर ये कह रहा है कि सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? दूसरे नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा थी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपको मिल रहे हैं आज के सेशन में, और थोड़े से कठिन क्वेश्चन भी होंगे, थ्योरी बेस्ड भी होंगे, तो अच्छे से आप इनको अच्छे से कवर करिए। और जब कोई क्वेश्चन अच्छा लगा करे तो उसको नोट भी कर लिया करिए। ये क्वेश्चन आपने कर लिया, सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो राजकीय भाषा प्राकृत भाषा थी, ठीक है ना। चलिए, प्राकृत। और लिपि की अगर बात करेंगे तो ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। इसमें है तोमर वंश का अंतिम राजा था, तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंपा था। अब भैया बताइए यहाँ पे कौन राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया? तीसरे नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा अनंगपाल। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, अनंगपाल तोमर वंश का अंतिम राजा था। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना द्वारा की गई। तो चौथे नंबर पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना द्वारा की गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5वां नंबर आपके स्क्रीन पे है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी टॉपिक्स से लिए गए हैं। जैसा पेपर आपका आता है एग्ज़ाम हॉल में सिलेबस के आधार पर, वैसा ही पेपर आपको डेली मिलता है। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और के बीच लड़ा गया। 5वें नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है ये हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ा गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, महात्मा गांधी से रिलेटेड है। दोस्तों, महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन तो एक पूछा जाना है, ठीक है ना। महात्मा गांधी संबंधित थे तो 4 कथन दिए गए हैं, किससे किससे संबंधित थे, या सभी से संबंधित थे, या किसी 2 से, या किसी 3 से। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला वाला जो कथन है इसमें है ट्रस्टीशिप और समानता के सिद्धांत। महात्मा गांधी से संबंधित हैं क्या? अहिंसा और सच्चाई,
ये तो संबंधित है ही, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है साम्राज्यवाद और पूंजीवाद, ये गांधी जी से संबंधित नहीं है। सादा जीवन और उच्च विचार, तो ये पहला, दूसरा और चौथा ये किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सादा जीवन, उच्च विचार, अहिंसा और सच्चाई, और ट्रस्टीशिप और समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 7वां नंबर है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे? 7वें नंबर पे 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं, बहुत ध्यान से आंसर करेंगे। दोस्तों ध्यान देना, पूछा ये गया है कि एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी नेता थे, भगत सिंह भी क्रांतिकारी नेता थे, सूर्य सेन भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले क्रांतिकारी नेता नहीं थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है, बताइएगा भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को खाली जगह चरण 1888 से 1905 जो प्रारंभिक चरण है भी कहा जाता है। अंतिम, आरंभिक, मध्यम, संकटपूर्ण। देख यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन से ही आंसर मिल रहा है। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित समानताओं, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को खाली जगह आंदोलन कहा जाता है। फिर से समझना, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप के कपड़े, इनका उपयोग करेंगे जो केवल सिर्फ भारत में बन रहे हो, भारतीयों द्वारा निर्मित हो, को भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। विदेशी, स्वदेशी, होम रूल। तो 9वें पे राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र में वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? देखिएगा, महाराष्ट्र में वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। तो मित्र मेला कहते थे। क्या बोलते थे इसको? मित्र मेला कहा जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। CO2 को हरित गृह गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गैस या हरित गृह गैस कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोकती है और ये वायुमंडल में बड़े पैमाने या कह सकते हैं बड़े समय तक ठहरती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कर लें, क्योंकि सी और ए दोनों ही पॉइंट CO2 के लिए है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 12वें नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को नाम दिया गया है। देखिए, समान तापक्रम यानी समान टेम्परेचर वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताया गया है। 12वें नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? समतापी रेखा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 14 नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? 14 नंबर क्वेश्चन में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। देखिए 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे हैं, बहुत ध्यान से आंसर करेंगे। तो यहाँ पर स्वर्ण रेखा जो कि
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। स्वर्ण रेखा नदी जो है ये झारखंड स्थित रांची के पठार से निकलती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपके स्क्रीन पर है। भारत में फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प नहीं है? पंद्रह नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, खरीफ फसल या खरीफ ऋतु जून से सितंबर। हाँ, तो ये सही है आपका, ये वाला पॉइंट आपका सही है। तो समझिएगा यहाँ पे खरीफ ऋतु वाली जो फसल है वो जून से सितंबर तक होती है, ठीक है। रबी वाली अक्टूबर से मार्च तक होती है, ठीक है, मतलब अक्टूबर में बुआई होती है और कटाई मार्च तक, मार्च अप्रैल में होती है। अच्छा, और ख़रीफ वाली जो है ये जून में बुआई होती है, मई जून में, और सितंबर में इसकी कटाई हो जाती है। इसके बाद में जायद ऋतु वाली अप्रैल से जून, ठीक है। ये 3 पॉइंट सही हैं, लेकिन उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती नहीं होती है, गलत। 15 नंबर पे ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। 16 नंबर में यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किसके लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई? किसके लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई? गरीब और विधवाओं के लिए, गरीब और विधवाओं के लिए जो विडो हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। किसे प्यूरा यानी प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया शुरू किया? किसने शुरू किया? प्यूरा यानी प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया शुरू किया। ये किसने? अब्दुल कलाम ने। किसने शुरू किया बेटा? अब्दुल कलाम ने। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे 18 नंबर में। 18 नंबर में आपसे कह रहा है कि बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? 18 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 19 नंबर आपके स्क्रीन पर है। राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? 19 पे राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिजिटल भुगतान जो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने यानी बढ़ाने के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया है? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं, जिसमें से राइट आंसर आपका हो जाता है नंदन नीलेकणी समिति। किस समिति का गठन किया गया है? नंदन नीलेकणी समिति का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 21 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं। आपसे कह रहा विचार करिए इन कथनों पर। संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 21 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 उपाधियों का उन्मूलन, जो कि कथन कैसा है? गलत है, ठीक है। ये वाला कथन कैसा है? गलत है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी समान हैं, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निषिद्ध है। तो ये तीनों जो कथन दिए गए ना, ये तीनों कथन सही हैं। ये कथन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान करता है। 22 नंबर पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बहुत सारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए, सेशन को लाइक ज़रूर आप लोग कर दिया करें, जिससे कि आगे और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ और आपको भी क्लास का समय से नोटिफिकेशन मिल पाए।
दोस्तों अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51, इसमें आपसे ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 51। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 23 नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस आयोग योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उप महाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति की? 23 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 24 नंबर। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना? 24 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। 25 नंबर में आपसे कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है? 25 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 32। दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का जो है आदेश देता है, अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 26 नंबर आपके स्क्रीन पे। छब्बीस नंबर में आपसे कह रहा है बताइए एक ठोस है, एक सॉलिड है निम्न में से, तो आयोडो फॉर्म कर लेंगे। ये ठोस अवस्था, ये ठोस अवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी ये द्रव में रहते हैं, ये सारे द्रवावस्था वाले हैं। 3 विकल्प जो दिए गए, क्लोरोफॉर्म दिया है और ईथर दिया है, ठीक है, इथिल अल्कोहल दिया है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को विस्थापित नहीं करेगा? आंसर यहाँ पर आप क्या कर लोगे? 27 में ऑप्शन नंबर ए कर लेना, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 28 नंबर है। 5 प्रतिरोध दिए गए हैं। इन 5 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है, तो 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा होगी। पहली बात तो सभी को श्रेणी क्रम में आप जोड़ लीजिए। तो सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे ना, तो किस प्रकार से जोड़ोगे? R1, R2, R3, R4, R5 सबको जोड़ लिया। देखिए 2 3 5 हो गया, 2 3 5 5 4 9, ठीक है, 9 5 14, 14 और 6 20, 20 हो गया। चलो यहाँ पे आपका जो प्रतिरोध है इन पांचों को जोड़ करके कितना मिल गया? तुल्य प्रतिरोध 20 ओम मिल गया। इसके बाद में ओम का नियम लगा दो। फॉर्मूला होता है V बराबर IR, होता है ना, पढ़ा होगा आपने। निकालना क्या है? कह रहा धारा निकालिए, तो I बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा V/R। वोल्ट कितना दिया गया? 6 वोल्ट है, तो क्या करोगे? V की जगह 6 वोल्ट पुट अप कर दिया और R 20 है। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एक काम करना, 2 से काट देना। 2 से काटोगे तो ऊपर 3 बचेगा, नीचे 10 बचेगा, ठीक है। अब नीचे एक 0 है, यानी आंसर आपका आ जाएगा 0.3 एम्पियर। 0.3 एम्पियर ये आपका सही आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण है? 29 नंबर पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है UVB किरण, UVB किरण, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपके स्क्रीन पर है। किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? किस अंग के अंदर? देखिए यहाँ पर आपको UVB किरण करनी है। इसका क्या है कि ये किरण विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण बनती है, ठीक है। अच्छा
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 30 नंबर। इसमें आपसे कह रहा है कि किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत के अंदर। लीवर, लीवर ऑप्शन में दिया जाए तो लीवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपना प्यार और सपोर्ट दें। और इसका आपका PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा।